हेलो गाइस। कई दिन पहले हमारे घर में रोड्रिगो नाम का एक मकड़ा आया था। वक्त के साथ वो बड़ा हुआ और अपने दुश्मनों को हराया। इस वीडियो में हम रोड्रिगो को जंगल ले जाएंगे ताकि उसके लिए असली जंगली दुश्मन ढूंढें और देखें कि क्या वो उन्हें हरा सकता है। पिछले वीडियो के बाद रोड्रिगो और भी बड़ा और भारी हो गया है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसके शरीर और बाल उग रहे हैं। इस दौरान उसने तीसरी बार अपना एक्सोस्केलेटन बदला है। हमने सभी पुराने एक्सोस्केलेटन को नए वाले के बगल में रखा ताकि आप देख सकें कि रोड्रिगो का शेप कितना बढ़ गया है। हमने अपने बगीचे में इन दो बीटल को एक दूसरे के ऊपर बैठे देखा। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि एक बीटल दूसरे को क्यों ले जा रहा था, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि शायद छोटा बीटल किसी दूसरे कीड़े या पक्षी के टकराने के बाद घायल हो गया होगा और उसका दोस्त उस थके हुए बीटल को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा था ताकि वो ठीक हो सके। 5 मिनट बाद हमें हमारे मकड़े के साथ लड़ाई के लिए एक और उम्मीदवार मिला। अब हमें इसे ध्यान से पकड़ना होगा। अरे तुम कहां जा रहे हो? इन बीटल्स में से एक को पकड़ने में हमें और 3 मिनट 67 सेकंड लगे। देखिए ये कितना तेज और आक्रामक है। ये अपने तेज जबड़ों के साथ हमारे हाथ को काट रहा है। ये शिकारी बीटल्स की एक प्रजाति है जो दूसरे कीड़ों को खाती है, इसीलिए ये लड़ाई रोड्रिगो मकड़ी के लिए खतरनाक हो सकती है। राहत की बात बस इतनी है कि ये प्रजाति नरम शरीर वाले बीटल्स की है, जिसका मतलब है कि इनके खोल सख्त नहीं होते और उनका पिछला हिस्सा काफी नरम होता है, इसीलिए उन पर हमला करना आसान होता है। लड़ाई का वक्त आ गया है। दोनों का शेप लगभग एक जैसा है। मकड़ी धीरे धीरे बीटल के पास जाती है और हमला करने के लिए सबसे अच्छी जगह चुनती है। बीटल मकड़ी से अपनी पीठ घुमा लेता है और मेज के किनारे की ओर भागने की कोशिश करता है ताकि कूद सके। रोड्रिगो अपने दुश्मन का पीछा करता है और आखिरी पल में बीटल पर झपट पड़ता है। उसे खींचकर मेज के बीच में ले आता है। मकड़ी बीटल को पीछे से बहुत कसकर पकड़ लेती है, जिससे वो वापस काट नहीं पाता। फिर वो संतुलन बनाए रखने और गिरने से बचने के लिए अपने पैरों को अगल बगल फैलाती है। किसी तरह बीटल छूटने में कामयाब हो जाता है और अपनी पीठ के बल गिर जाता है। रोड्रिगो इस मौके का फायदा उठाता है और बीटल के सबसे नरम हिस्से में जहर डाल देता है। हालांकि जहर उतनी तेजी से असर नहीं करता जितना आमतौर पर करता है। शायद बीटल में ऐसी चीजों के लिए किसी तरह की इम्यूनिटी है। बीटल बहुत गुस्से में और खतरनाक हो जाता है। जरा इसके भयानक मुंह को देखिए। ये एक मशहूर फिल्म के शिकारी के जबड़े जैसा दिखता है। गुस्से में बीटल लकड़ी के टेबल को काटने लगता है। ये सबसे लंबी लड़ाइयों में से एक थी और लगभग 15 मिनट के बाद बीटल आखिरकार अपनी ताकत खो बैठता है। लेकिन जब रोड्रिगो बीटल के न्यूट्रिएंट्स खाना शुरू करता है तो वो अचानक उसे गिरा देता है और खाना बंद कर देता है। पता चलता है कि इस बीटल में जहरीले कंपाउंड होते हैं जो शिकारियों को दूर भगाते हैं। पक्षी भी अक्सर इसे अपनी चोंच में उठाने के बाद थूक देते हैं। इस नरम शरीर वाले बीटल में एक मजबूत केमिकल डिफेंस होता है। हालांकि ये इसे रोड्रिगो मकड़ी के जहर से बचाने के लिए काफी नहीं था, जो अभी भी भूखा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रोड्रिगो और हम उसके लिए एक और दुश्मन ढूंढने जंगल में गए। रास्ते में हमें ये लाल और काला बीटल मिला। शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने नेचर में इस तरह के बीटल देखे होंगे। वो अक्सर एक बड़े लाल झुंड में इकट्ठा हो जाते हैं। शिकारी पक्षी उन्हें कोई बड़ा लाल जीव समझ लेते हैं और उन पर हमला नहीं करते। ये बीटल केमिकल सिग्नल छोड़ते हैं जो दूसरे लाल बीटल को खींचते हैं, जिससे लाल झुंड और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें और बीटल जुड़ते हैं। रोड्रिगो एक नए दुश्मन को देखता है, अपनी जगह से बाहर आता है, पास जाता है और बीटल पर हमला करता है। भागने या वापस लड़ने के बजाय बीटल किसी तरह अपने पैर सीधे करके लंबा दिखता है। रोड्रिगो इसका फायदा उठाता है और बीटल के शरीर पर सबसे कमजोर जगह ढूंढकर उसे काटता है और जहर इंजेक्ट करता है। लड़ाई के दौरान लाल बीटल एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड छोड़ता है जो टेबल पर फैल जाता है।
शायद ये बीटल का बाहरी केमिकल डिफेंस है जिसमें तेज गंध और बुरा स्वाद होता है। शायद रॉड्रिगो ने इस बदबूदार चीज को थोड़ा सा अपने ऊपर ले लिया है। उसे ये पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने बीटल को गिरा दिया और उसे नहीं खाया। बीटल को जहर का डोज मिला, इसीलिए उसका सफर शायद खत्म हो गया है। लेकिन नेचर में रॉड्रिगो इस बीटल और इस बात को याद रखेगा कि ये टेस्टी नहीं है। इससे इस प्रजाति के दूसरे मेंबर जिंदा रह पाएंगे और किसी शिकारी का शिकार बनने से बच जाएंगे। हमारे बैकयार्ड में हमें आइसोपॉड की एक अनोखी प्रजाति मिली जो खतरा महसूस होने पर खुद को एक परफेक्ट बॉल में रोल कर सकती है और अपने शरीर को मजबूत आर्मर से ढक लेती है। बाद में जब खतरा टल जाता है तो ये अपने नॉर्मल रूप में वापस आ जाती है, लगभग एक ट्रांसफॉर्मर की तरह, और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन शायद इसे पक्षियों से ना बचा पाए, लेकिन ये शिकारी कीड़ों से बचाने में मदद कर सकता है। और अब हम ये पता लगाने वाले हैं कि ये काम करता है या नहीं। जैसे ही रॉड्रिगो अपने दुश्मन को देखता है वो तुरंत अटैक कर देता है। आइसोपॉड तुरंत अपने शरीर से मकड़ी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉड्रिगो के दोबारा हमला करने के बाद वो अपने शरीर का बख्तरबंद हिस्सा उसकी ओर कर देता है। रॉड्रिगो होशियार है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि इस दुश्मन को हराया नहीं जा सकता और वो अपनी बची हुई थोड़ी सी एनर्जी बर्बाद न करने का फैसला करता है। आखिर ये तीसरी बार है जब वो खुद के लिए खाना पाने में नाकामयाब रहा। हमें रॉड्रिगो पर तरस आया, इसीलिए हमने उसे जल्दी से नाश्ता देने के लिए ये नरम और रसीला हरा कैटरपिलर पकड़ा दिया। जैसे ही रॉड्रिगो अपने शिकार को देखता है वो थोड़ी देर तक उसका पीछा करता है, उसके शरीर की बनावट को देखता है और काटने के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढता है। फिर वो हमला करता है। कैटरपिलर अपनी पूंछ से जवाबी हमला करने की कोशिश करता है और तुरंत किसी तरह का लिक्विड छोड़ना शुरू कर देता है जो टेबल पर फैल जाता है। वो अपने जबड़े हिलाता है, लेकिन रॉड्रिगो को काटने के लिए अपना सिर नहीं उठा पाता क्योंकि मकड़ी के नुकीले दांतों से उसकी रीढ़ की हड्डी शायद खराब हो गई होगी। कैटरपिलर रॉड्रिगो के लिए एकदम सही खाना है। वो बहुत खुश है क्योंकि कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उसे कुछ खाने को मिल ही गया। रॉड्रिगो की पकड़ में कैटरपिलर पतला होता जा रहा है और उसके शरीर के अंदर की सफेद नसें उसकी स्किन में दिखने लगती हैं। 20 मिनट बाद वो एक छोटे सूखे भूरे छिलके में बदल गया। बहुत टेस्टी लग रहा है। तभी सबसे मजेदार बात हुई। हमने घास में एक बहुत बड़ी मकड़ी देखी और उसे पकड़ने की कोशिश की। उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये किस प्रजाति की है और हमने सोचा कि इसे रॉड्रिगो के खिलाफ मैदान में उतारना अच्छा रहेगा। ये मकड़ी रॉड्रिगो से 2 गुनी बड़ी थी। ये भूरे बालों से ढकी हुई थी और उसके शरीर का पिछला हिस्सा सांप के सिर जैसा दिख रहा था जिसमें बड़ी काली आंखें थी, शायद शिकारियों को डराने या उन्हें कंफ्यूज करने के लिए। हमने इस मकड़ी पर 8 आंख गिनी। इसका सिर रॉड्रिगो जितना बड़ा नहीं था, जिसका मतलब था कि इसका दिमाग छोटा होना चाहिए। इसका मतलब यह भी था कि ये रॉड्रिगो से कम इंटेलिजेंट होनी चाहिए। लेकिन मकड़ी बहुत गुस्सैल और निडर दिख रही थी। ये सीधे मेरी तरफ रेंगने की कोशिश करती रही। इसे ऑनलाइन देखने के बाद हमें पता चला कि इस प्रजाति को नर्सरी वेब स्पाइडर कहा जाता है। उन्हें ये नाम इसीलिए मिला क्योंकि ये बहुत लंबे वक्त तक अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। मेटिंग सीजन के दौरान नर मादाओं को रेशम में लिपटा एक कीड़ा तोहफे में देते हैं। मादाएं गुस्सैल होती हैं और नरों को आसानी से खा सकती हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए जब मादा तोहफे को खोलने में बिजी होती है तो नर जितनी जल्दी हो सके उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। जब मकड़ी अपने अंडे देती है तो वो उन्हें एक सुरक्षा देने वाले रेशम के थैले में लपेटती है और हर वक्त उसके साथ रहती है। मकड़ी के बच्चे निकलने के बाद वो एक रेशम की नर्सरी बनाती है जहां छोटी मकड़ियां घूम सकती हैं और उसकी सुरक्षा में बढ़ सकती हैं। जब हमने मकड़ी के कंटेनर के अंदर एक आम माचिस की तीली रखी तो हमें एहसास हुआ कि वो कितनी गुस्सैल है। मकड़ी तुरंत उस पर झपट पड़ी। फिर हमने उसके कंटेनर में एक छोटा लार्वा रखा। बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसने लार्वा को अपने पैरों से पकड़ लिया और उसे काटना शुरू कर दिया। इसके बड़े जहरीले नुकीले दांतों को देखिए, ये इतने ताकतवर होते हैं कि मकड़ी अपने शिकार को अंदर से जहर घुलने से पहले ही चबाना शुरू कर देती है। उस पल हमें रॉड्रिगो की चिंता होने लगी। हमें लगा कि इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो ये लड़ाई नहीं जीतेगा।
रॉड्रिगो ने देखा कि क्या हो रहा है और वो अपने ठिकाने से बाहर आया और बड़ी मकड़ी के करीब गया। लेकिन मकड़ी पर हमला करने के बजाय रॉड्रिगो ने अपना ध्यान उस शिकार पर लगाया जिसे उसका दुश्मन अपने पैरों में पकड़े हुए था। हमने तुरंत सोचा कि रॉड्रिगो लार्वा पर हमला कर रहा है। उसी पल दूसरी मकड़ी उसे अपने मुंह से गिरा देगी और अपने बड़े नुकीले दांतों से रॉड्रिगो पर हमला करेगी। उस सिचुएशन में रॉड्रिगो साफ तौर पर नुकसान में होता और वो मकड़ी उसे आसानी से मार सकती थी। और तब क्या होता, हम आपको क्या बताते? क्या हो सकता है, इस चिंता में हमने रॉड्रिगो को एक डंडे से भगाने का फैसला किया। उस फैसले से शायद उसकी जान बच जाती। बड़ी मकड़ी ने अपने ताकतवर नुकीले दांतों से अपने शिकार के शरीर को इतनी जोर और असरदार तरीके से दबाया कि 20 मिनट के बाद लार्वा का शरीर स्किन की एक छोटी सी गेंद बन गया, जिसके सारे सॉफ्ट टिश्यू मकड़ी ने निचोड़कर खा लिए। वक्त के साथ रॉड्रिगो न सिर्फ मेरा दोस्त बन गया है बल्कि आपका भी। और हमें नहीं लगता कि हम अकेले इतनी ताकतवर दुश्मन के खिलाफ लड़ाई का इंतजाम करने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि ये रॉड्रिगो का आखिरी वीडियो हो सकता है। हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या हमें ये लड़ाई अरेंज करनी चाहिए?